हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोरोजन किस कारण की वजह से होती है, रस्टिंग क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि कोरोजन और रस्टिंग में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखो, आपने सभी ने सुना होगा कि किस धातुओं पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जैसे लोहा हो गया या उस पर जंग लग जाती है तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना। वैसे ही धातुएं कई तरीके की होती है। जैसे चांदी आपने देखी होगी, चांदी पे जब जंग लगती है तो वो काले रंग की हो जाती है। वैसे ही जो जिंक धातु होती है, जिंक के ऊपर जब जंग लगती है तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। कॉपर धातु होती है, कॉपर के ऊपर जब जंग लगती है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है। तो इसी तरीके से जब धातुओं पे जंग लगती है, निम्न धातुओं पे जब जंग लगती है, वो धातु कोई भी हो सकती है आपकी, उसे कहा जाता है कोरोजन। और ये जंग किस वजह से लगती है? ये हवा की वजह से लगती है, पानी की वजह से, और जो एसिड रेन होती है उसकी वजह से जंग लगती है ना। वैसे ही रस्टिंग को हम किस तरीके से बताएंगे? रस्टिंग हम बताएंगे जब केवल लोहे पे जंग लगती है उसे कहा जाता है रस्टिंग। लेकिन जब सभी धातुओं को एक कंबाइंड फॉर्म में बताया जाए तो हम कहेंगे कि हम कोरोजन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है कि कोरोजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स का क्या होता है, स्लोली डिस्ट्रक्शन होता है, यानी स्लोली उनको खाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा। वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? एसिड रेन हो गया, हवा हो गया, नमक वाला पानी हो गया, सैलाइन वाटर जिसे हम बोल रहे हैं, एटसेट्रा, आर कॉल्ड कोरोजन। उसे हम कोरोजन कहेंगे। इनके एग्जाम्पल कैसे कहेंगे आप देखो। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, हमने पहले जिंक धातु ले लेते हैं, और जिंक धातु को जब मैं हवा की प्रेजेंस में छोड़ दूं या फिर सैलाइन वाटर की प्रेजेंस में छोड़ देता हूं, सैलाइन वाटर एंड एसिड रेन की प्रेजेंस में जब मैं इसे छोड़ देता हूं तो इसका जो रंग होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, यानी इसके ऊपर जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बना लेता है जिंक कार्बोनेट डॉट जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके जिंक के ऊपर लगने वाली जंग का फॉर्मूला होता है और इसका कलर व्हाइट कलर का होता है। सिमिलरली आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं? आप कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉपर को सिमिलर कंडीशन में, ये वाली जो कंडीशन है इनके अंदर जब ट्रीट किया जाता है तो इसके ऊपर जंग लग जाती है, यानी कॉपर कार्बोनेट बना लेता है डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और जब जंग लगती है कॉपर के ऊपर तो उसका कलर होता है ग्रीन। ये इसका कलर हो गया। ठीक है, सिमिलरली रस्टिंग क्या बताएंगे? रस्टिंग हम बताएंगे कि जब लोहे पे जंग लगती है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग, कि जब लोहे पे जंग लगती है तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। ये कब होती है? इट अकर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, ये हवा की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में, एसिड रेन की प्रेजेंस में और नमक वाले पानी यानी सैलाइन वाटर की प्रेजेंस में जंग लगती है। ठीक है, लोहे के ऊपर। इसका आप रिएक्शन कैसे बताएंगे? इसको आप बताएंगे कि आपके पास में आयरन था, आयरन को जैसे ही आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ा, देखो अब हवा की प्रेजेंस में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो जैसे ही आप इसकी प्रेजेंस में छोड़ते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। फर्दर क्या होता है? फर्दर इस पे जंग लगने की प्रोसेस में फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और ये बना लेता है Fe2O3 बना लेता है। फिर क्या होता है? फिर जो एसिड रेन आ रही है उसकी प्रेजेंस में ये क्या कर लेता है? जंग लग जाती है इसके ऊपर, यानी ये X मॉलिक्यूल वाटर की प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है? इस पे जंग लग जाती है Fe2O3 डॉट XH2O। ये है आपका रस्टिंग का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमारे लोहे के ऊपर रस्ट लग चुकी है। और इसका रंग कैसा होता है? ये आपको ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस कि जब पूरे मेटल समाज के ऊपर जब जंग लगती है तो उसे कोरोजन कहा जाता है, और केवल जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या होती है, यानी जो लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो आखिर किस कारण से लगती है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग में क्या कहता है? इसमें कहते हैं, देखो इसका पहला ही वर्ड क्या रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल। और इलेक्ट्रोकेमिकल नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमारे सेल दो टाइप के थे, एक तो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताया गया था कि इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जब लोहे के ऊपर सिंपल फॉर्म में जब जंग लगती है तो वहाँ पे जो लोहा है आपका, वहाँ पे वो एक सिंपल सेल का निर्माण कर लेता है, छोटी सी सेल का निर्माण कर लेता है। तो होता क्या है? देखो, जब हमारे पास में नया लोहा लेके आते हैं तो वो चमकीला
होता है, यानी उसका जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर जंग लगना बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन जब वो खुरदरा हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग आसानी से लग जाती है, यानी फास्ट हो जाती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं हमने कि ऑन स्मूथ सरफेस की जो चिकना जो सरफेस होता है, रस्टिंग इज वेरी स्लो, रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, यानी जंग लगने की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। बट ऑन एब्रप्ट सरफेस, लेकिन जो खुरदरा सरफेस होता है, रस्टिंग बिकम फास्ट, वहां पे रस्टिंग तेज हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी वहां पे क्या बना लेता है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण कर लेता है। तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पे मेरे पास में लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा तो उसका एक तरफ किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा तरफ किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अब ये लोहा है और लोहे पे अगर जंग लगती है, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और लोहा हमारा ऑक्सीडाइज होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब लोहा हवा की प्रेजेंस में पड़ा हुआ है, तो ये सबसे पहले क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी आयनिक फॉर्म अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2। तो एक्चुअल में जो आयनिक फॉर्म के अंदर जो रिएक्शन चली होगी यहाँ पे किस तरीके से चली होगी, देखो आयरन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो इसने बना दी Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट बना दी, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, यानी एनोड के ऊपर ये रिएक्शन चली होगी अगर इसने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया होगा तो, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन लिख ली। फर्दर कैथोड के ऊपर क्या होता था, कैथोड पे मुझे पता है कि इसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए कौन चाहिए है, कटायन चाहिए है। कटायन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे जो यहाँ से निकले हुए हैं, है ना। तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, 2 H पॉजिटिव आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं। ये इसने हाइड्रोजन गैस बना दी। अब ये हाइड्रोजन गैस भी क्या है, हवा की प्रेजेंस में क्या कर लेगी, वाटर मॉलिक्यूल बना देगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या करती है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन के साथ में मिलके पानी का निर्माण कर लेती है इस तरीके से। यहाँ ये बना दिया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ये एयर यानी हवा में से आई है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी आता है वो पानी कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो एसिड रेन हो सकती है आपकी, वहाँ से आ सकता है, ठीक है। वहाँ से ये H पॉजिटिव आयन आए हैं। अब ये H पॉजिटिव आयन कब कन्वर्ट हुए होंगे, जब पानी का आयोनाइजेशन हुआ होगा। तो या तो आप कह सकते हैं कि ये H पॉजिटिव आयन डायरेक्ट एसिड रेन से आए हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ आयोनाइजेशन भी हो सकता है वाटर का, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये 2 तरीके हैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आने के। तो यहाँ पे एनोड पे ये रिएक्शन चल जाती है, कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन चल जाती है। अब एक्चुअल में इनके ऊपर जंग कैसे लगती है, तो यहाँ पे आप कुछ एक लाइनें लिख सकते हैं कि ये जो आयरन होता है, आयरन क्या होता है, फर्दर ये ऑक्सीडाइज होता है, जिसके कारण ये किस फॉर्म में चला गया था, Fe+2 फॉर्म में चला गया था, ठीक है। फिर क्या होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बना देता है Fe2O3, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है, X मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के आ जाते हैं, उनसे ये कंबाइन होके जंग लग जाती है इसके ऊपर Fe2O3.XH2O, जो कि आपका फॉर्मूला है रस्ट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बातें लिख सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ लाइनें लिख रखी हैं कि द फेरस आयन जो Fe2 पॉजिटिव आयन था, देखो यहाँ पे जो ये Fe2 पॉजिटिव आयन था, माइग्रेट ऑन सरफेस, अब ये सरफेस के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है ये सरफेस के ऊपर, ठीक है, माइग्रेट हो जाता है। एंड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू Fe3 पॉजिटिव, और फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe+3 आयन के अंदर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। विच कंबाइन विद एयर, जो कि कंबाइन हो जाता है एयर के साथ में और क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है, यानी जंग लग जाती है उसके ऊपर। तो ये थे हमारे रस्टिंग की इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इसके बाद में अब हमारा टॉपिक आ जाएगा कि हम जंग लगने को कैसे बचा सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन और रस्टिंग। तो हमारे मेथड्स हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला मेथड हम क्या इस्तेमाल करते हैं जंग लगने से बचने के लिए, हम लोहे के ऊपर पेंट लगाते हैं, या फिर हम उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं, या फिर हम उसके ऊपर तेल लगाते हैं। इससे क्या होता है, वो हवा और पानी की प्रेजेंस में क्या होता है, उससे बचा रहता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती है। तो इस मेथड को कहा जाता है बैरियर प्रोटेक्शन। यहाँ पे हमने इसके बारे में लाइनें लिख रखी हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर आयरन सरफेस इज कोटेड, आयरन सरफेस कोट किया जाता है, यानी उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है विद पेंट, किसके द्वारा, पेंट के द्वारा, ऑयल के द्वारा, यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं आप, ग्रीस के द्वारा, ग्रीस के द्वारा भी आप
उसे कोट कर सकते हैं, यानी ऊपर परत चढ़ा सकते हैं, टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, ताकि वो हवा और पानी के संपर्क में न आए और जंग से बच जाए। दूसरा तरीका है हमारे पास में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कोई दूसरा मेटल सैक्रिफाइस करके किसी दूसरे मेटल को जंग लगने से बचाता है। और ये किसके आधार पे देखा जाता है, देखो जैसे हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, अगर आपने देखी हो तो यहाँ पे मैंने कुछ मेटल्स लिख रखे हैं रिएक्टिविटी के आधार पे कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपेरिजन में, और आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है निकल के कंपेरिजन में। तो सैक्रिफिशियल मेथड में क्या होता है, जो मोर एक्टिव मेटल होता है ना, उसकी परत चढ़ा दी जाती है लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर। जैसे मैं कहूं आयरन के ऊपर अगर मैं परत चढ़ाऊं, किसकी, आयरन है लेस रिएक्टिव मेटल, ये लेस रिएक्टिव हो गया, इसके ऊपर मैं परत चढ़ा दूं, जैसे मैं कह देता हूं मैंने जिंक की परत चढ़ा दी, यहाँ पे ये मैंने चढ़ा दी जिंक की परत, तो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, खुद को सैक्रिफाइस कर देगा इसको जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली मैं कहूं जैसे मुझे आयरन के ऊपर किसकी परत चढ़ानी है, मुझे चढ़ानी है एल्यूमिनियम की परत, तो एल्यूमिनियम क्या कर देगा, एल्यूमिनियम खुद को ही सैक्रिफाइस कर देगा ताकि लोहे पे जंग ना लगे। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स को कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दूं, जिंक की परत चढ़ा दूं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी चढ़ाई है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे जिंक की परत चढ़ा दी तो ये मेथड भी सैक्रिफिशियल मेथड होगा, लेकिन इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, द कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करी जाती है ऑन आयरन सरफेस, लोहे के ऊपर कोटिंग करी जाती है जिंक की, उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और यहाँ पे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या लाइनें हैं, यहाँ पे हैं, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर मोर एक्टिव मेटल, जो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है टू सेव आयरन, आयरन को बचाने के लिए। इट इज कोटेड ऑन आयरन सरफेस, ये आयरन सरफेस के ऊपर कोट किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। थर्ड हमारा मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन। यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, देखो हमें पता है कि कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन, ये बात हम सभी को पता है, पूरी यूनिट के अंदर हम यही पढ़ते आए हैं कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। तो वो कहता है कि अगर मैं आयरन को एज ए कैथोड ट्रीट करने लग जाऊं, कहता है कि जो मेरे पास में लोहा है अगर मैं उसे ट्रीट करने लग जाऊं एज ए कैथोड तो वो रिडक्शन शो करेगा। और इस पे जंग कब लग रही थी, आयरन पे जंग तब लग रही थी जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। देखो आयरन का जब ऑक्सीडेशन कर रहे थे तब उस पे जंग लगनी स्टार्ट हो रही थी। पहले आयरन ऑक्साइड बन रहा था, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी तो आयरन +3 फॉर्म में जा रहा था, है ना। फर्दर इसकी किससे कनेक्ट कर रहा था, ये वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट कर रहा था, फिर इस पे Fe2O3.XH2O यानी रस्ट लग रही थी। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, एनोड पे होता है। इस चीज का तो मुझे पता ही है कि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो कहता है क्यों ना मैं लोहे को एज ए कैथोड ट्रीट करने लग जाऊं। और कैथोड ट्रीट कैसे होगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, देखो हमने यहाँ पे, मैं जैसे लिख भी देता हूं, लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जंग यानी जिंक, आयरन, ये हमने क्या लिख दी, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी। और इनकी जो सीरीज होती है, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे ही हम जाते जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल नेगेटिव में आता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो नेगेटिव के अंदर आती है। और नेगेटिव के अंदर आने का मतलब ये क्या प्रेफर करते हैं, सारे के सारे मेटल ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करते हैं। तो अब मैं अगर दो मेटल को प्रेफर करूं, जैसे मैं ये दो मेटल कह रहा हूं, एक है मैग्नीशियम एक है आयरन, तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, मैग्नीशियम वाले की होगी, है ना। ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, यहाँ से देखो ऐसे करके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मैग्नीशियम वाले की ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, और जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है वो ऑक्सीडेशन प्रेफर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करवा दूं तो ऑक्सीडेशन तो ये प्रेफर करेगा क्योंकि इसकी ज्यादा वैल्यू है, और उसके कंपैरिजन में जो ये आयरन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इसका आयरन का क्या होने लग जाता है, रिडक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिससे हम इसको जंग लगने से बचा पाते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द ऑब्जेक्ट आयरन, जो ये आयरन होता है, इज मेड एज कैथोड, इसको कैथोड की तरह बनाया जाता है बाय कनेक्टिंग विद मैग्नीशियम, किसके साथ में कनेक्ट करके, मैग्नीशियम के साथ में कनेक्ट करके, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, ताकि इसको रस्ट से बचाया जा सके। हेंस ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस एट कैथोड, और ऑक्सीडेशन कैथोड पे होती ही नहीं है, क्योंकि कैथोड पे तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम यहाँ पे आयरन को किससे कनेक्ट करवा देंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ में कनेक्ट करवा देंगे। अब मैग्नीशियम मेटल किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जिससे हम जंग लगने से इसको बचा सकते हैं।
फोर्थ मेथड है हमारा प्रिवेंशन का, बाय द एक्शन ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगा देंगे उन मेटल्स के ऊपर ताकि जंग ना लगे। और एंटी रस्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम फॉस्फेट का, यानी उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। और मुझे पता है कि जंग लगने के लिए एसिडिक नेचर जरूरी होता है, जब एसिडिक नेचर की कंडीशन होगी तभी जंग लगता है। तो मैं क्या करूं, एसिडिक नेचर के साथ में बेसिक नेचर अगर मैं मिला दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जंग हमारा नहीं लगेगा। तो इसी के आधार पे यहां पे कुछ लाइनें हैं कि एसिडिक कंडीशन इज नेसेसरी फॉर कोरोजन, कि एसिडिक कंडीशन नेसेसरी होती है कोरोजन के लिए। इफ एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द मेटल, अगर उसको अप्लाई कर दिया जाता है मेटल के ऊपर, विच हैज टू बी प्रोटेक्टेड गेट न्यूट्रलाइज, वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा रिएक्शन को, एंड हेंस नो कोरोजन टेक्स प्लेस, और कोई भी जंग नहीं लगेगी। देखो फिफ्थ एंड लास्ट मेथड है हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन। इसमें जो मेटल्स होते हैं वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर जंग लगे, तो वो क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं जंग से बचने के लिए। जैसे मैं कहूं कि जिंक मेटल है, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा जिंक ऑक्साइड की, जिससे उस पर जंग नहीं लगेगी। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक लेयर बना लेगा Al2O3, यानी ऑक्सीजन की एक लेयर बना लेते हैं जंग से बचने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं इसके प्रति कि सर्टेन मेटल्स हैव सेल्फ प्रोटेक्शन, उनका खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से, बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस, और वो क्या बना लेते हैं, सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक कि जो आपका कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है, वो क्या होता है और उनसे बचने के क्या क्या हमारे पास में तरीके होते हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।